नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन फॉरेन इफेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सी के द्वारा कहा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा के बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हो और परंतु वे शरारत छोड़ गए हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। प्रावधान और स्रोत से संबंधित क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निषेध तत्वों की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, ये भी राइट हो जाएगा। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, ये इसमें जो है रॉन्ग हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई थी, यानी सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, यह कनाडा के संविधान से लिए गए थे, ना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड से और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान किसका ऋणी है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। यानी मैंने आपको बताया था कि 50% चीज़ें हमने विश्व के संविधान से ली थी और 50% चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग एक बार सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के ज़्यादातर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम की लगभग 200 से अधिक धाराओं को उसी तरह अथवा थोड़ा बहुत संशोधनों के साथ संविधान में रख लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो फोर्थ का आंसर जो है बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी दोनों राइट हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों का नहीं है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद लिखित संविधान है। इसमें सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियां, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अतः कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हो जाएंगे, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निषेध तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीपीसीएस 2005, यूपी यूडीए 2010, आरओ, यूपीपीसीएस मेंस सभी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं व्याख्या इसकी, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अन्य स्रोतों की बात करें तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, ब्रिटिश संविधान की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया और इकहरी नागरिकता और विधि का शासन, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और फ्रांस की बात करें तो गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य है फ्रांस की संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान की बात करें तो राज्य के नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की जाती है वो भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित जो विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, यानी जो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12, उनको भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इससे प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है और वाणिज्य समागम संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। कनाडा के संविधान की बात करें तो संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ और सबल केंद्रीय प्रणाली, ये कनाडा की संविधान की देन है। और जर्मनी का वाइमर संविधान जो है, आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति ली गई है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे संविधान संशोधन की पद्धति ली गई है। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और पूर्व सोवियत संघ का संविधान जो है फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मूल कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे 11, उनको लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से साथ मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। उपबंध और उद्गम स्रोत दिए गए हैं, तो समवर्ती सूची कहाँ से हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। एक का जो है कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। विधि का शासन, तो विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से, यानी तीसरा हो जाएगा। और नीति निषेध तत्वों की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से हो जाएंगे, डीपीएसपी। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान का संविधान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। वो कौन से हो जाएंगे, आयरिश गणतंत्र से, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि राज्यसभा में जो मनोनयन, प्रतिभा, अनुभव और सेवा का मतलब है जो मनोनीत सदस्यों की संख्या का संबंध, ठीक है, आयरिश गणतंत्र से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, यानी भारत और यूएसए दोनों में पाई जाती है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं इसकी। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों देशों में है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है कि वह विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, और यदि वे कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक अथवा अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 13, 32 और 226 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। और आर्टिकल 32 की बात करें तो इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा, और आर्टिकल 226 की बात करें तो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, रूस के संविधान से। और वर्तमान में बात करें तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। आप देख सकते हैं सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से प्रेरणा ग्रहण करके स्वर्ण सिंह समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया। इसमें ये कौन से भाग में जोड़े गए, 4 क में। इसमें मात्र एक अनुच्छेद 51 क जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 51A में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, और वर्तमान में 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद जो है 51 क के अंतर्गत 51 क सब क्लॉज ट के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत की गई है या ली गई है। तो इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त यह अधिकार सभी व्यक्तियों अर्थात नागरिकों तथा गैर नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, और कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस देश का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु पद्धति निश्चित की थी। तो ये ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। प्लीज़ उससे पहले आप लोग सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है, और भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की व्याख्या सही नहीं है। ये व्याख्या सही नहीं है का मतलब है कि स्टेटमेंट दोनों अलग अलग हैं, दोनों का तुलना नहीं की जा सकती। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, और भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। स्टेटमेंट दोनों राइट हो जाएंगे, लेकिन उसमें न्यायिक पुनरीक्षण की बात कर रहा है, इसमें उधार वस्तुओं की बात कर रहा है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, इसलिए व्याख्या सही नहीं है। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे जो सूचियां दी गई हैं इसको मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। तो विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष समानता की बात किसके द्वारा की गई थी? इंग्लैंड के द्वारा। विधि के समान संरक्षण की बात किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई थी आयरलैंड के द्वारा। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान जो दिया जाता है उसका संबंध किससे हो जाएगा? आयरलैंड से हो जाएगा। और इसका संबंध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से हो जाएगी। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा जो अनुदान जो हो जाएगा इसका राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में विश्व के संविधानों से प्रेरणा ली गई है। विधि के समक्ष समता ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण की बात करें तो अमेरिका के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा जो अनुदान की बात आयरलैंड के संविधान में की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप में संबंध नहीं है? तो पूछ रहा है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। यहाँ से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, इसलिए इसमें डी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमेरिकी संविधान की बात करें तो न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत लिया गया था। और ब्रिटिश संविधान से बात करें तो संसदीय व्यवस्था ली गई थी। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। तो समानता कौन कौन सी पाई जाती है? एक कनाडाई संविधान और तीसरा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में संघ राज्य संबंध कनाडा के संविधान एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के नियमों से साम्य रखते हैं। भारतीय संघवाद कनाडा देश की पद्धति से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। तो भारत के संविधान में जो उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो विघटित सोवियत संघ के संविधान से, यानी रसिया से। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ग्रहण किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में किया गया है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। अनुच्छेद 51 क के कुल 51 क में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संप्रभुता बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकतंत्रात्मक ये भी राइट हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष की बात भी की गई थी। संघीय शब्द इसमें उल्लिखित नहीं है, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या न्यायी 3 प्रकार का उल्लेख है। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो आप इसको देख सकते हैं। इसको जो है संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य को SSSDR के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। SSS और DR। संप्रभुता का मतलब सोवरेनिटी, पंथ निरपेक्षता का मतलब सेक्युलर, और सोशलिस्ट यानी SSS। सेक्युलर, ठीक है, सोवरेनिटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, और लोकतांत्रिक का मतलब हो जाएगा डेमोक्रेटिक, गणराज्य का मतलब हो जाएगा रिपब्लिक, यानी SSSDR के नाम से इसको याद कर सकते हैं। इसी क्रम में ये पूछा जाता है, इसको याद रखिए हमेशा के लिए, आप रॉन्ग नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है उसका बी राइट आंसर, यह लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि वह लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो 1976, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेक्युलर और राष्ट्र की अखंडता यानी इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है और 1976 में ही मौलिक कर्तव्यों को मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो न्याय की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें पहले विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। केशवानंद भारतीवाद केरल राज्य 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है अथवा संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने की बात कराएं तो इसको देख लेते हैं। संपूर्ण शक्ति का मूल स्रोत जनता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है, भारतीय संघ जो राज्यों की कृति है नहीं, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संविधान सब लोगों की प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता के लिए आश्वस्त करता है, ये भी राइट हो जाएगा। यानी इसका पहला, तीसरा और फोर्थ राइट हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की संपूर्ण शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संघ राज्य की कृति नहीं है, बल्कि यह राज्य संघ की कृति है। इसलिए भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए भारतीय संघ के संदर्भ में कहा जाता है यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। साथ ही साथ सभी भारतीयों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात का भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो किस क्रम में किया गया है, आप देख सकते हैं। भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पंच सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये कहा गया था प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसको देख सकते हैं। 3 न्याय कौन कौन से हैं, 5 स्वतंत्रताएं कौन कौन से हैं, 2 समानता कौन कौन सी हैं और भ्रातृत्व की बात ये जो की गई है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, पूछ रहा है। तो योजनाबद्ध विकास भारत की संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, बाकी समाजवाद और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ठीक है। इसकी सदस्यता से भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर जो है और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना था। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वैच्छिक और बाध्यकारी नहीं है, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 54 देश सम्मिलित हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। राज्य के मुखिया को लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ना कि प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान निर्माण पर असर था। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। उद्देशिका का प्रारंभ जो है हम भारत के लोगों से होता है, जिससे यह सूचित होता है कि भारत को संविधान के लोगों ने आदेशित किया है। अर्थात हम भारत के लोग से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। भारत में संसदीय प्रजातंत्र संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालक प्रधान या राज्य का प्रधान नाममात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल में निहित होती है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित हैं। तो भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम जो है वो पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1947 से संबंधित है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का दार्शनिक अभ्युपगम पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अगला है क्वेश्चन हमारा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन कौन से नहीं थे उसमें, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे और गणराज्य शब्द उसमें था। ये बाद में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। आप देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता सम्मिलित नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द हैं। तो मूल संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित शब्द थे वो थे सार्वभौम, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यानी 3 शब्दों का समावेश था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक यानी सार्वभौम, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये 3 जो है शब्द जो संविधान बनाया गया था उसकी प्रस्तावना में वर्णित थे। बाकी हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक निम्न 5 पदों का उल्लेख किया गया है। तो 5 पद कौन कौन से हैं और किस क्रम में हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने बताया था SSSR को आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल राइट करेंगे आप, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। तो इसमें सबसे पहले सार्वभौम यानी सार्वभौमिक आ जाएगा, संप्रभुता आ जाएगा, दूसरे में समाजवादी, तीसरे में धर्मनिरपेक्ष और फिर लोकतांत्रिक और अंत में गणतंत्र, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही जो संवैधानिक स्थिति थी वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख है, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है। इसलिए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, ये 2 शब्द धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से।
क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो यानी 42वां संविधान संशोधन था 1976। 22वां संशोधन 1976, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली का जिस अनुक्रम में दी गई है वह है, तो वह कौन सी है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। बाकी ट्रिपल SDR फॉर्म को याद रखिए, आप वैसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो कौन सा नहीं हुआ है? उदारवादी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सार्वभौम राइट हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष ये भी राइट हो जाएगा, और लोकतांत्रिक भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो न्याय की बात करेंगे तो इसमें 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी व्याख्या इसकी देख लेते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वो है, पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक न्याय, यानी सोशियोलॉजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये 3 न्याय की बात की गई है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। तो न्यायिक शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है? वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, जो क्रमशः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, पूछा गया है। तो धार्मिक न्याय, यानी धार्मिक न्याय की बात इसमें नहीं की गई है, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चारों इसमें राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सभी चारों उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य जो है, भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार दिलाना है। पहला न्याय जो है सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, दूसरा आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है, तीसरा स्वतंत्र विचारों की बात कर रहा है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, और बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग या भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये कहा था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में कहा था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कि उद्देशिका संविधान का भाग है। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उच्चतम न्यायालय ने इन बेरुआरी वाद 1960 में मत व्यक्त किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, लेकिन न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणातत्व भले ही कहा जाए, किंतु उसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी 1973 के मामले में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुआरी वाद 1960 में कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बेरुआरी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तथापि केशवानंद भारती वाद में पूर्ण निर्णय को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का अभिन्न अंग बताया था। बम्बई मामले में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनर्वलोकन जो है संविधान के बुनियादी तत्वों में से हैं।
अथवा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का जो विचार लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका संविधान है। प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ A.N. पाल्कीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा को लिया गया है, और तो स्पष्ट है कि उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है। यानी उद्देशिका संविधान जो है हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है, यूएसए से। यानी उद्देशिका यूएसए के संविधान से ली गई है, और उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी उद्देशिका को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना द प्रेम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपुत्री पॉलिटिकल हॉर्सस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के.एम. मुंशी के द्वारा इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा था, पॉलिटिकल हॉर्सस्कोप कहा है। और M.P. पायली के शब्दों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सर्वोच्च है। यह विचार आदर्श और अभिव्यक्ति की अनुपम है। यह संविधान की आत्मा है। यह प्रस्तावना भारतीयों को के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है कि वे एकता प्राप्त कर ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की विजय हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। बात करें तो वैसे संविधान की आत्मा प्रेम्बल को कहा जाता है, यानी उद्देशिका को कहा जाता है। अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है उसे संविधान की आत्मा कहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन से राइट हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, फोर्थ एक रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, ये इसमें फोर्थ वाला रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, उपयुक्त प्रश्न में चारों कथन बी दिया गया है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा दिया है, तो यहाँ पर चारों राइट होने चाहिए थे। बिल्कुल ऑप्शन दिया नहीं है चारों, एक इसमें डी राइट आंसर, इसका बी नहीं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं उपयुक्त प्रश्न के चारों कथन सत्य हैं, क्योंकि भारत में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सरकार का गठन करती है। संप्रभुता संपन्न राज्य होने के साथ साथ भारत की सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से चलती है, क्योंकि नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना के साथ अनेक अधिकार प्राप्त हैं। उद्देशिका और नीति निषेध तत्वों में से स्पष्ट होता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो कौन करता है, संविधान की प्रस्तावना, द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णित करती है। भारतीय मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन नहीं था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं, और राज्य के नीति निषेध तत्व भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं, तथा संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की विचारधारा को फॉलो किया जाता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है व्यक्त करता है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा भी था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय यह नहीं कि लोगों की धार्मिक भावना का ख्याल ही नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह
इसका अर्थ जो है सिर्फ यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं होगी, अर्थात राज्य धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रखेगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो पंथ निरपेक्ष जो है वह जिसका कोई धर्म न हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो उसे पंथ निरपेक्ष राज्य यानी सेक्युलर स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे की व्याख्या की गई है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीतिशिक सिद्धांतों तथा एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में व्याख्या की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निषेध तत्वों में उल्लेख है, जबकि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन मूल अधिकारों में किया गया है। मूल कर्तव्यों के भाग में नागरिकों के लिए सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जैसी बातें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने से संबंध हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन करता है प्रतिबिंबित? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत संविधान की प्रस्तावना। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारी मामले में निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। और प्रस्तावना के महत्व को और स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद 1973 में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है अथवा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है पूछा गया। तो इसमें राइट आंसर एक भी नहीं है, क्योंकि चारों जो है संविधान की प्रस्तावना का भाग हैं। आप देख सकते हैं उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य जैसे शब्दों का प्रस्तावना में शामिल करने का उद्देश्य शासन की आधारभूत संरचना को स्थापित करना है, जबकि न्याय के अंतर्गत 3 प्रकार के उद्देश्यों को सिद्ध करना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना में संघीय या संघात्मक प्रणाली जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और गणतंत्र राइट हो जाएगा, संघात्मक इसमें नहीं है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर इसमें एक भी नहीं है, क्योंकि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल ढांचे की बात जो की थी, बेसिक स्ट्रक्चर की बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में की गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी दर्शन भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता और समाजवादी राज्य की बात इसमें की गई है, साम्यवादी दर्शन की बात नहीं की है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो किसमें होता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्देशिका में। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।